हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। ठीक है, तो आज हम +2 क्लास का साइंस का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो करते हैं। अभी तक जो हमने किया था वो डेंसिटी, करंट डेंसिटी वगैरह के बारे में, कंडक्टिविटी के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस। हमने पढ़ाया था कि जो आर की वैल्यू थी हमारी वो क्या आई थी, एम बाई में एन ई स्क्वेयर टाउ। ठीक है, इनटू में क्या आया था, एल बाई ए आया था। ठीक है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू थी, जिसमें यहाँ पर ये वैल्यू किसकी बनी थी, रेजिस्टिविटी की बनी थी, यानी कि रो की बनी थी। ठीक है, यानी कि किसकी बनी थी, रो की। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि आर है जो वो क्या है आपकी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाउ के। ठीक है, क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो हमें पता है कि जो नंबर डेंसिटी है वो आपकी चेंज नहीं होती है, लेकिन एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है जो वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है जो वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो हेंस हम ये कह सकते हैं कि जो जो टेम्परेचर है जो वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो जो आपका रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो हेंस आपकी क्या होगी, दिस इम्प्लाइज दैट आर है जो वो क्या करेगी भी, क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है तो आर क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो किसी भी कंडक्टर की जो मतलब रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ क्या करती है, टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ इंक्रीज करती है। अब लेट अस से कि टी डिग्री सेल्सियस पर आप रेजिस्टेंस है जो कंडक्टर की वो क्या मान रहे हैं, आर एल मान रही है। ठीक है, आर टी मान रहे हैं। और इसके बाद इसी तरह से आपका, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो इक्वेशन लेते हैं तो आर टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर नोड इंटू में 1 प्लस एल्फा टी प्लस में बीटा टी स्क्वेयर, जहाँ पर अल्फा और बीटा कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, अल्फा और बीटा क्या है, कॉन्स्टेंट हैं। आर नोड है जो वो क्या है, रेजिस्टेंस है, जब कब टेम्परेचर कितना था आपका, टी नोड या आर जीरो कह सकते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है ये आपका टेम्परेचर था, जब टी जीरो यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस था, तो आपका जो रेजिस्टेंस थी वो क्या थी, आर नोड थी। ठीक है, और टी टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कितनी है, आर टी है। ठीक है, अब टी डिग्री सेल्सियस है जो वो आपका सुफिशियंटली लार्ज नहीं होगा, यानी कि टेम्परेचर है जो टी डिग्री सेल्सियस है, अगर ये सुफिशियंटली लार्ज ना हो तो आप आर टी की वैल्यू को क्या ले सकते हैं, आर नोड इंटू आर जीरो इंटू में 1 प्लस में अल्फा टी। ठीक है, यानी कि हम जो बाद की वैल्यू हैं इनको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो हमारी जो वैल्यूज आती हैं उनको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर नोड प्लस में आर नोड अल्फा टी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, आर नोड प्लस में आर नोड अल्फा टी। अब यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस आर नोड को इधर लेके आओगे तो आर टी माइनस आर नोड या आर जीरो। ठीक है, यहाँ से इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर नोड अल्फा टी। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो आर टी माइनस आर नोड बाई में आर नोड इंटू में टी हो जाएगा, आर नोड इंटू में क्या हो जाएगा, टी। ठीक है, अब हम इसको ये कह सकते हैं कि ये क्या है, इंक्रीज इन द लेंथ है, सॉरी इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी कि चेंज इन रेजिस्टेंस, बाई में क्या हो गया, ओरिजिनल रेजिस्टेंस, इनटू में क्या हो गया, राइज इन टेम्परेचर यानी कि टी। ठीक है, तो अब जो इस अल्फा को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये किसके बराबर होगा, ये रेशियो होगा इंक्रीज इन रेजिस्टेंस टू दी ओरिजिनल रेजिस्टेंस एंड आपका ओरिजिनल टेम्परेचर। ठीक है, या पर यूनिट ओरिजिनल टेम्परेचर पर डिग्री भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस की वैल्यू है जो कैंसिल हो जाएगी। तो अगर हम इसकी यूनिट निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट केल्विन होती है, तो ये पर केल्विन, और हम इसको पर डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी। अब मेटल्स के लिए अगर हम बात करें तो मेटल्स के लिए जो अल्फा होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अल्फा क्या होता है, पॉजिटिव। अल्फा पॉजिटिव का मतलब क्या है कि अगर आपकी कोई चीज़ पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसकी वैल्यू भी क्या करते हैं, इंक्रीज करती है। और अगर हम जैसे बात करें कि सेमीकंडक्टर्स या इंसुलेटर्स, ठीक है, इंसुलेटर्स और एंड सेमीकंडक्टर, तो इनके लिए जो आपकी अल्फा की वैल्यू होती है तो वो क्या करती है, अल्फा की वैल्यू है जो वो नेगेटिव होती है। मीन्स अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या है, इंक्रीज करेगा, साथ में इंक्रीज करे तो अल्फा जो वो भी, सॉरी, रेजिस्टेंस इंक्रीज करे तो भी आपका क्या होगा, ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव। और अगर टेम्परेचर इंक्रीज करे लेकिन ये क्या करे, रेजिस्टेंस डिक्रीज करे तो क्या होगा, नेगेटिव होगा।
ठीक है। तो ये इंसुलेटर्स के लिए और सेमीकंडक्टर के लिए सेम होता है। अब कुछ पॉइंट है जो हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यूज करते हैं, तो उनको मैं बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें कि हमने क्या किया, अल्फा को क्या मान लिया, बी द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और जो आपका R1 और R2 है वो क्या मान लेते हैं, हम रेजिस्टेंस मान लेते हैं जो एक T1 टेम्परेचर पे, तो T1 डिग्री सेल्सियस पे तो R1 रेजिस्टेंस, T2 डिग्री सेल्सियस पे आपने क्या मान लिया, R2 रेजिस्टेंस मान ली, ठीक है। अल्फा क्या मान लिया, टेम्परेचर कोफिशिएंट मान लिया, कब, जब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन जो अभी ऊपर लिखी हुई है, तो हमने उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं कि R1 इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस में अल्फा T1 हो जाएगा T की जगह, ठीक है। और R2 को क्या लिख सकते हैं, R0 इंटू में 1 प्लस बीटा अल्फा T2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, अब R1 को R2 से डिवाइड कर दो, तो R1 को R2 से डिवाइड करोगे तो R0 से R0 कैंसिल, तो 1 प्लस में अल्फा T1, वाई में 1 प्लस में अल्फा T2 आपका बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इसमें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा की, तो R1 प्लस में R1 इंटू अल्फा T2, ठीक है, या R1 कॉमन ले लीजिए इसमें, इंटू 1 प्लस अल्फा T2 हो जाएगा, इधर से आपका R2 इंटू में 1 प्लस अल्फा T1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से R1 प्लस में R1 अल्फा T2 और इधर से R2 इंटू में प्लस में R2 इंटू अल्फा T1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इधर ले आओ, इनको इधर ले आओ, तो इसमें अल्फा कॉमन आ गया, इसमें अल्फा कॉमन आ गया, ठीक है। तो आपका क्या बचेगा अंदर, अल्फा कॉमन आने के बाद यहाँ पर R1 T2 माइनस में R2 T1, और इधर से ये R1 उधर चला जाएगा तो R2 माइनस में R1 हो जाएगा, ठीक है। तो हेंस अल्फा इजिकल टू क्या आ जाएगा, R2 माइनस में R1 बाई में R1 T2 माइनस में R2 T1, ठीक है। तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, हमारी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू है जो वो बन जाती है। एक तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है, ये फार्मूला है जो वो यूज किया जाता है कई बार जो आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जिससे रिलेटेड आती हैं। दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि जो अल्फा है वो डिफरेंट जो तो मतलब कि टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट है, जो ये कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है जो, ठीक है, तो इसकी वैल्यू है जो वो क्या होती है, डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट होती है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं डिफरेंट टेम्परेचर पे ये क्या होती है, डिफरेंट वैल्यूज आती हैं। जैसे अगर हम बात करें अलॉय की, तो अलॉय में मैग्नीन, यूरेका या आपका कॉन्स्टेंटेंट जो यूज किया जाता है, ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर पे इनकी अलग अलग रेजिस्टेंस है जो मिलती है। अब उसके बाद मैग्नीन को और यूरेका को या कॉन्स्टेंटेंट को यूज किया जाता है स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स बनाने के लिए। तो वो क्यों किया जाता है, क्योंकि इसके भी क्या होते हैं, कुछ पॉइंट्स आते हैं, वो पॉइंट्स हमने ध्यान रख लिया कि क्यों यूज किए जाते हैं। बिकॉज इट्स वैल्यू है जो उनकी वैल्यू होती है रेजिस्टिविटी की, वो क्या होती है, हाई होती है। और उसके बाद जो इनका वैल्यूज है, टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू की बात अगर हम करें तो वो क्या होती है, भी स्मॉल होती है, क्योंकि इसमें जो उनकी रेजिस्टेंसीज है वो आपकी चेंज नहीं होती जब आप बहुत सारा टेम्परेचर में क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। यानी कि लार्ज टेम्परेचर चेंज के दौरान भी इनकी वैल्यू है जो वो चेंज नहीं होती है। उसके बाद जो उनका कॉन्टेक्ट पोटेंशियल है विद दी कॉपर, वो क्या होता है, स्मॉल होता है। और उनकी रेजिस्टेंस है जो वो क्या होती है, लिस्ट अफेक्टेड होती है बाय द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जैसे लाइक आपकी एयर मॉइस्चर वगैरह है जो उसकी वजह से ये क्या होती है, बहुत कम इफेक्टेड होती है। तो इसलिए ये ज़्यादा आपके अलॉय हैं वो यूज किए जाते हैं रेजिस्टेंस कॉइल बनाने के लिए, ठीक है। कौन कौन से हैं वो, एक तो आपका मैग्नीन है, ठीक है, मैग्नीन है। दूसरा आपका क्या है, यूरेका ऐसे लिखोगे आप इसको, EUREK, यूरेका, ठीक है, और कॉन्स्टेंटेन, ठीक है। तो ये तीन मटेरियल हैं जो आपके रेजिस्टेंस कॉइल को बनाने के लिए यूज किए जाते हैं अभी, ठीक है। और अब हम कुछ एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर लेते हैं छोटी सी, जिसमें आपको क्या दिया हुआ है, उसमें आपको दिया हुआ है कि जो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज 3.125 डिग्री, 3.125 ओम। तो एक कंडक्टर की रेजिस्टेंस दे रखी है, कहाँ पर भी 30 डिग्री सेल्सियस पे, कितनी दे रखी है, 3.25 ओम दे रखी है, ठीक है। एंड द एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे कितनी दे रखी है, भी उसकी 3.95 ओम दे रखी है, ठीक है। तो आपने अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर एंड रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है,
ठीक है। तो इसमें दे क्या रखा है, जो जो चीज़ें दे रखी है वो हम लिख देते हैं। तो टी जो 30 डिग्री सेल्सियस है वो R1 की वैल्यू है, T1 की वैल्यू सॉरी टेम्परेचर की, ठीक है। R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3.25 ओम। 100 डिग्री मतलब कि T2 की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। और यहाँ से ये क्या हो जाएगी आपकी R2 की वैल्यू जी मिलेगी इसको, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे सोल्व करते हैं, तो रेजिस्टेंस निकालनी है अपने 0 डिग्री सेल्सियस पे, टेम्परेचर कोफिशिएंट है जो वो निकालना है, रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कोफिशिएंट है जो वो निकालना है। तो हमने अभी अभी पढ़ा था कि R इजिक्वल टू क्या होता है, R2 माइनस में R1 बाई में आपका R1 T2 माइनस में R2 T1 होता है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, इनकी वैल्यू रख देते हैं। तो 3.95 माइनस में कितना हो जाएगा, R1 की वैल्यू 3.25 बाई में R1 की वैल्यू है जो वो 3.25 इंटू 100, T2 की वैल्यू माइनस में R1 की वैल्यू 3.95 इंटू में क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू आपकी निकल के आती है, जो वो कितनी आती है 0.034 डिग्री पर सेल्सियस, ठीक है, पर डिग्री सेल्सियस आता है। अब इसमें से आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो हम यहाँ से किसकी वैल्यू अपने 0 डिग्री सेल्सियस पे निकालने, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे R नोड मानते हैं या R0 मानते हैं उसको, तो वो किसके बराबर होगी, R1 बाई में 1 प्लस में अल्फा T1, R1 बाई में 1 प्लस अल्फा T1। तो इसलिए में डायरेक्ट वैल्यूज है जो वो पुट कर दीजिए। तो 3.25 R1 की वैल्यू दे रखी है, 1 प्लस में 0.0034 इंटू क्या हो गया 30, ठीक है। तो ये वैल्यू सोल्व करेंगे तो 2.95 ओम आपकी क्या आ जाएगी, रेजिस्टेंस है वो आ जाएगी, ठीक है। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आपकी क्या आ गई, इसकी रेजिस्टेंस आ जाती है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो इससे रिलेटेड वो हम पढ़ सकते हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है जो हमारा, वो आता है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। तो जैसे हम मेटल्स के लिए या फिर नॉन मेटल्स आपके इंसुलेटर्स के लिए या फिर आपके मतलब सेमीकंडक्टर्स के लिए हमने ये बताना है कि रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का। आपने अभी पीछे हमने जो पढ़ा था, रेजिस्टिविटी है जो वो किसके बराबर आती है, रेजिस्टिविटी है जो वो कंडक्टिविटी की रेसिप्रोकल होती है, ये भी हमने पढ़ा। हमने ये भी पढ़ा था कि रेजिस्टिविटी की और कंडक्टिविटी की वैल्यू की रेसिप्रोकल होती है, तो उसकी वैल्यू की ये क्या होगी, m बाई में n ई स्क्वायर टाउ इसके बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम ये भी देखते हैं कि जो आपकी रेजिस्टिविटी है वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, 1/n टाउ के, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी n टाउ के, ठीक है। तो ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब वो किस पे डिपेंड कर रही है, एक तो n पे डिपेंड कर रही है यानी कि नंबर डेंसिटी पे, और एक टाउ पे यानी कि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो अब वो किस तरह से वैरी करते हैं फॉर मेटल्स, फॉर इंसुलेटर्स और फॉर सेमीकंडक्टर्स, तो वो चीज़ हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए जैसे हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली थी, ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो आपकी नंबर डेंसिटी चेंज नहीं होती मेटल्स के लिए, लेकिन जो थर्मल मोशन है या स्पीड है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है टेम्परेचर के इंक्रीज होने से। तो थर्मल मोशन इंक्रीज होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि कोलोजन जो आपका कोलिजन है फॉर इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, आयन के साथ या एटम्स के साथ जब वो ड्रिफ्ट हो रहे हैं पॉजिटिव या पॉजिटिव एंड की तरफ, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और बहुत ज़्यादा होने की वजह से जब आपस में कोलिजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उनके बीच का जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज करना शुरू कर देगा। मतलब कि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब हमने यहाँ देखा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। रेजिस्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज। वैसे हमने ये भी देखा था कि यहाँ से आपकी क्या होती है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है जो वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो हमने पीछे रेजिस्टेंस में भी देखा था कि रेजिस्टेंस है जो वो क्या करती है, इंक्रीज करती है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस में भी हमने देखा था वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो यहाँ रेजिस्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, अगर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी, यहाँ से रेजिस्टिविटी है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं हम आर के, यानी कि रेजिस्टेंस के, ठीक है। क्योंकि रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हुई थी, आपकी एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होने के बाद रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हुई थी और रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो जैसे हमने आर के लिए लिखा था तो आर टी इज इक्वल टू आपका क्या था, आर नोट इंटू में 1 प्लस में अल्फा टी आया था। टी यहाँ पर क्या है, टी मतलब अल्फा T1 जिसमें क्या है, ये टेम्परेचर डिफरेंस है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो 0 इंटू में 1 प्लस में अल्फा टी माइनस में T0, ठीक है। तो इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं, सेम रेजिस्टेंस का यूज करके, मतलब क्योंकि वो रेजिस्टेंस है जो रेजिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं भी, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आप
ये देख सकते हो कि जो ये है रेजिस्टिविटी की वैल्यू है टी टेम्परेचर पे, ये है जो ये 0 डिग्री केल्विन पे या 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है रेजिस्टिविटी की वैल्यू है। यहाँ पर ये क्या हो गया टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, इसको टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी बोलेंगे। वहाँ ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का काम कर रहा था क्योंकि हम यहाँ पर आर ले देते हैं। ठीक है, यहाँ ये क्या हो जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा। ओके, अब देखिए आगे तो आगे हम देखते हैं इसमें कि जो अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी रो माइनस में रो जीरो बाई में क्या हो जाएगा आपका रो नोड इंटू में टी माइनस टी हो जाएगा। ठीक है, रो माइनस रो नोड का मतलब क्या है चेंज इन रेजिस्टिविटी डिवाइड बाई रो नोड। ठीक है, इंटू में क्या हो जाएगा 1 बाई में डी टी। तो चेंज इन रेजिस्टिविटी बाई में क्या हो जाएगा रो नोड यानी कि ओरिजिनल रेजिस्टिविटी या 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टिविटी इंटू में क्या हो जाएगा और ये क्या है यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर। तो इसको हम क्या बोलेंगे फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी बोलेंगे। इस चीज़ को क्या बोलेंगे फ्रैक्शनल चेंज इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी बोलेंगे, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या होगा फ्रैक्शनल चेंज ऑफ रेजिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर इज नोन एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब इसका जो ऑर्डर है अगर हम यहाँ रेजिस्टिविटी की यूनिट से रेजिस्टिविटी की यूनिट कैंसिल हो जाएगी तो आपकी क्या बचे चेंज इन टेम्परेचर यानी कि केल्विन, तो पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस है जो इसकी क्या बन जाएगी यूनिट बन जाएगी, वही जैसे हमने पीछे किया था रेजिस्टेंस के केस में। ठीक है, अब जो अल्फा की वैल्यू होती है मेटल जो मेटल्स के लिए तो वो होती है आपका 4 × 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस ऑर्डर की, यानी कि इतने ऑर्डर की क्या होती है उनकी रेजिस्टेंस मतलब कि वैल्यू है जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वो लाई करती है। ठीक है, और इनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो वो क्या होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है, यानी कि अल्फा मेटल्स के लिए क्या होगा पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट है ये कि जब लो टेम्परेचर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है जो प्योर मेटल की तो वो इंक्रीज करती है एक हायर पावर ऑफ टेम्परेचर से। ठीक है, मतलब कि जैसे अगर हम क्या करें रेजिस्टिविटी के बीच में और जो टेम्परेचर है हमारा उसके बीच में क्या दिखाएं ग्राफ दिखाएं तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा जब टी केल्विन टेम्परेचर यहाँ पर लेते हैं यहाँ पर रेजिस्टिविटी लेते हैं। ठीक है, तो वो आपके इस तरह से क्या करती है इंक्रीज करती है। ठीक है, यानी कि लो टेम्परेचर पे आपकी क्या होती है कुछ ना कुछ वैल्यू है जो उसकी पाई जाती है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टिविटी भी क्या करती है आपकी इंक्रीज करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो ये ग्राफ है जो हम उसका बना सकते हैं। अब रेजिस्टिविटी है जो निक्रोम की, रेजिस्टिविटी ऑफ निक्रोम है जो वो क्या करती है आपकी वो इंक्रीज करती है जो हमने अभी मेटल्स के लिए देखा। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टिविटी क्या करती है इंक्रीज करती है। अब निक्रोम है जो निकल आयरन या फिर आपका क्रोमियम का क्या होता है एक अलॉय होता है। ठीक है, उसका वीक टेम्परेचर डिपेंडेंस होती है भी, उसकी क्या होती है वीक टेम्परेचर डिपेंडेंस। तो उसके लिए अगर हम रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बनाएं, ठीक है रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बनाएं तो उसकी वैल्यू इस तरह से लाई करती है। ठीक है, यानी अपने यहाँ पर 1 ले लिया, ठीक है यहाँ पर 1.10 ले लिया, ठीक है यहाँ से आपने 200 केल्विन, ठीक है 400 केल्विन 600 केल्विन इस तरह से ले लिया तो आपकी वो क्या करती है इस तरह से लाई करती है, यानी कि वो क्या दिखाती है ज़्यादा डिपेंडेंस है जो टेम्परेचर डिपेंडेंस है जो वो कम दिखा रही है मतलब ज़्यादा नहीं दिखाएगी। ठीक है, मैग्नीन की जो रेजिस्टिविटी है वो ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर के, तो दैट्स वाई जब हम उसके बीच में ग्राफ बनाते हैं मैग्नीन के लिए, ठीक है तो वो मैग्नीन के लिए ग्राफ क्या होगा आपका एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा जो पैरेलल होगा टाइम एक्सिस के, ये टेम्परेचर एक्सिस के, यानी कि यहाँ पर क्या होगा टेम्परेचर एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टिविटी तो ये क्या होगा एक कॉन्स्टेंट होगा। ये चीज़ मतलब हमने पीछे भी पढ़ी थी कि हमने रेजिस्टेंस कॉइल जैसे वो बनाई जाती हैं इनसे, तो क्यों बनाई जाती हैं क्योंकि हमने वहाँ पर पढ़ा था कि जो आपकी कंडीशन है एटमॉस्फेरिक कंडीशन है जो उनका इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है लॉन्ग टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद भी। ठीक है, तो इसलिए आपकी वो मैग्नीन जो वायर्स हैं जो वो यूज़ की जाती हैं रजिस्टर वगैरह मेडअप करने के लिए, ठीक है बनाने के लिए। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी की, तो टेम्परेचर के विद रिस्पेक्ट में सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी है जो वो क्या करती है। देखिए जब हम इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर में तो जो नंबर डेंसिटी है जो n वो इंक्रीज करती है,
अगर हम टेम्परेचर में इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स की, तो नंबर डेंसिटी है जो इंक्रीज करते हैं। ये हम 9th यूनिट में भी अच्छी तरह से पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर डिवाइसेज के अंदर, ठीक है, कि टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो नंबर डेंसिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। और टाइम ऑफ रिलैक्सेशन है जो टाउ, वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था ना अभी, तो कोलिजन ज़्यादा होगा तो टाइम जो एवरेज टाइम रिलैक्सेशन टाइम है जो, वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो यानी कि एन तो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं किसके लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए, तो टेम्परेचर इंक्रीज, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो नंबर डेंसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, तो हैंस आपका क्या करेगा, टाउ है जो, वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। अगर टाउ डिक्रीज कर रहा है तो और नंबर डेंसिटी इंक्रीज कर रही है, लेकिन यहाँ पर आपका क्या होता है कि जो सेमीकंडक्टर्स के लिए टाउ ने डिक्रीज किया, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह के लिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ डोमिनेट करेगी वो टाउ डोमिनेट नहीं करेगा, बल्कि कौन डोमिनेट करेगा, नंबर डेंसिटी डोमिनेट करेगी। इसका मतलब नंबर डेंसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो हमने अभी रिलेशन पढ़ा था पीछे, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर नंबर डेंसिटी इंक्रीज करती है तो हमने देखा कि रेजिस्टिविटी है जो, वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। वो क्या करेगी, डिक्रीज, क्योंकि रेजिस्टिविटी है जो, वो क्या आई थी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आई थी एन टाउ के, ठीक है। टाउ हालांकि क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये इसका इम्पैक्ट को कम करने की कोशिश करेगा, लेकिन इसमें डोमिनेट कौन कर रहा है, नंबर डेंसिटी, यानी कि आपके जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो, ठीक है। तो इस वजह से आपके क्या होगा, यहाँ पर रेजिस्टिविटी क्या करेगी, अगर नंबर डेंसिटी इंक्रीज कर रही है तो रेजिस्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। अब हम किसी टेम्परेचर पर, टी टेम्परेचर पर नंबर डेंसिटी जो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप यूज करोगे एन टी इज इक्वल टू, यानी कि टेम्परेचर टी के ऊपर जो नंबर डेंसिटी है वो किसके बराबर होगी, देखिए एन नोड इंटू में ई की पावर माइनस ई जी बाई में के बी टी, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या क्या है, एन नोड क्या है आपका, 0 केल्विन पे जो नंबर डेंसिटी है, ठीक है। उसके बाद ई जी क्या होता है, एनर्जी बैंड गैप, एनर्जी बैंड गैप होता है। क्या होता है कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसमें 2 तरह के बैंड होते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया था ये, ठीक है। एक होता है वैलेंस बैंड जो फुल फील्ड होता है, एक होता है कंडक्शन बैंड जो आपका पार्शियली फील्ड भी हो सकता है, या आपका ये अनफील्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो अब में इसमें के बीच में, इन बैंड्स के बीच में जो एनर्जी का गैप होता है, जिससे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जी गेन करके इसमें जंप कर जाते हैं, ठीक है। तो इस एनर्जी के गैप को ही हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड गैप बोलते हैं, ठीक है। तो ये 2 बैंड होते हैं जो उनके बीच का एनर्जी का गैप है। केवीटी आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, और टी यहाँ पर हमने क्या लिया है, टेम्परेचर लिया है, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है जो सेमीकंडक्टर की, मतलब रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती है तो आपकी इंक्रीज करेगा टेम्परेचर, अगर हम इंक्रीज करवाते हैं तो रेजिस्टिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। अब इसके बीच में अगर हम ग्राफ बनाए रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में, तो यहाँ टेम्परेचर ले देते हैं, यहाँ पर रेजिस्टिविटी ले देते हैं, तो ये क्या कर रही है, देखो पहले इंक्रीज थी, जब कम टेम्परेचर तो ज़्यादा थी, अब धीरे धीरे क्या करना है, शुरू देती है, डिक्रीज करना शुरू कर देती है। तो ये ग्राफ आपका क्या बन जाएगा, दोनों के बीच में रिलेशन को शो करेगा, ठीक है। भाई वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, तो इस तरह से जब टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, फिर क्या करेगी, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करना शुरू कर देगी, ठीक है। तो ये था आपका सेमीकंडक्टर्स के लिए रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का आपस में रिलेशन। अब बात करते हैं हम इंसुलेटर्स की। देखिए इंसुलेटर्स की जो आपका टेम्परेचर कोएफिशिएंट है इंसुलेटर्स के लिए वो नेगेटिव होता है। इसका मतलब क्या होगा, इंसुलेटर्स की हम बात कर रहे हैं, इंसुलेटर्स की, तो इसमें टेम्परेचर को हमने इंक्रीज करते हैं, जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो रेजिस्टिविटी है जो वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। रेजिस्टिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है, ठीक है। अब क्यों करती है, अब देखो जो इसमें एब्सोल्यूट जो 0 टेम्परेचर है वहाँ पर ये क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है इंसुलेटर्स के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है जो वो 0 हो जाती है उस टेम्परेचर पे। मतलब कि आपका अगर हम ये कहें 0 टेम्परेचर पे एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर जिसको 0 केल्विन बोलते हैं, ठीक है, तो उस टेम्परेचर के ऊपर 0 केल्विन के ऊपर आपकी जो रेजिस्टिविटी है वो क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। इंसुलेटर क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है,
ठीक है, इनफाइनाइट हो जाती है इसकी भी इंसुलेटर्स की। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से अगर ये इनफाइनाइट हो जाती है तो 1/इनफाइनाइट क्या होगी, रेजिस्टिविटी, तो वो किसके बराबर होती है, कंडक्टिविटी के। 1 रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी, तो इसका मतलब यहाँ पर कंडक्टिविटी है जो वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि 1/इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी है जो वो इस तरह से आपकी लाई करती है कि उसमें क्या होगा, 0 केल्विन के ऊपर, 0 केल्विन के ऊपर, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर के ऊपर इंसुलेटर्स की जो रेजिस्टिविटी है वो क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी कंडक्टिविटी है जो वहाँ पर वो क्या हो जाएगी आपकी, वहाँ पर क्या हो जाएगी भी, मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, सॉरी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि 1/इनफाइनाइट इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होता है। उसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइट्स की, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो हमारे मतलब कि जैसे हम कोई सॉल्यूशन वगैरह के अंदर लेते हैं, ठीक है, तो उसमें जो टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रोलाइट के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। मतलब कि वही चीज़ इसमें टेम्परेचर क्या करेगा, अगर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अब वो क्यों डिक्रीज करती है, इसका भी रीज़न है। इसका रीज़न क्या है कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो टेम्परेचर के अंदर राइज अप होने की वजह से जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, इंटर आयनिक अट्रैक्शन। ठीक है, तो वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। इंटर आयनिक अट्रैक्शन क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो हेंस विस्कस फोर्सेस जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। विस्कस फोर्सेस भी क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। ठीक है, विस्कस फोर्सेस भी क्या करते हैं भाई, डिक्रीज करते हैं। ठीक है, तो लेकिन इसकी वजह से जो आयंस है वो क्या करेंगे, फ्रीली मूव करेंगे, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन करते हैं। ठीक है, तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उनकी बढ़ जाएगी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर बढ़ती है तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है जो वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो यानी कि टाउ है जो वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि टाउ है जो रेजिस्टिविटी के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर टाउ इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी, दिस इंप्लाइज दैट रेजिस्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो ये रीजन आपका यहाँ से बनता है। देखिए दोबारा देखिए, जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है, मतलब कि नेगेटिव कोफिशिएंट होगा टेम्परेचर का। ठीक है, उसके बाद ये क्या होता है, क्योंकि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन है जो वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है। और इसकी वजह से ही विस्कस फोर्स भी क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। जब ये विस्कस फोर्सेस डिक्रीज करते हैं तो हमें पता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो बिल्कुल फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए, और वो फ्रीली मतलब मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, या ड्रिफ्ट करना शुरू कर देते हैं, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है जो आयंस की उसमें, ठीक है, तो वो क्या होना शुरू हो जाएंगे, ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आपका जैसे इसके फोर्सेज और अट्रैक्शन जो अट्रैक्शन फोर्सेज हैं, इंटरआयनिक फोर्सेज हैं, वो डिक्रीज करेंगे तो आयंस क्या करेंगे, फ्री हो जाएंगे मूव करने के लिए। तो आयंस क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को गेन कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है जो वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और हमने रिलेशन में पीछे पढ़ा था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर बढ़ेगी तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या करेगा, वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम अगर इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रो है वो क्या करती है, आपकी डिक्रीज करती है, यानी कि डेंसिटी है जो वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो आपकी क्या करते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। ठीक है, तो ये था जी आपका रजिस्टिविटी का इफेक्ट। ठीक है, तो बाकी का जो वीडियो है जो वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, जो काम बचा हुआ है। तो इससे पहले की वीडियो जिस बच्चे ने नहीं देखी है तो वो बच्चा क्या कर सकता है, हमारे चैनल को सिंह क्लासेस को सब्सक्राइब करके, ठीक है, वो आपके जो हमारी जो वीडियोज़ हैं, लेटेस्ट वीडियोज़ जो हमने डाली हुई थी पुराना उसमें, तो वो देख सकता है जो सेकंड यूनिट से रिलेटेड है। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो दोबारा से पूछ भी सकता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, या फिर मेरे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप करके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक आप जो काम अभी करवाया आपको उसको अच्छे से करिए, पढ़िए। ठीक है, नोट्स बनाइए अपनी तैयारी जैसे भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से कीजिए। लेकिन हाँ, जो मेरे स्कूल मेरी क्लासेस के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो उन्होंने अपनी कॉपी है जो वो साथ में तैयार करनी है। ठीक है, बाकी आप जैसे भी मर्जी है आपकी, तो आप किसी भी तरह से कीजिए, लेकिन काम है जो रूटीन में करते रहिए ताकि हमें आने वाले टाइम में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े।
ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।